जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर निरंतर यूपी बोर्ड के विज्ञान के प्रश्न जो है सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। पिछले साल के जो विज्ञान का पेपर हुआ है या गणित का पेपर हुआ उनका निरंतर सॉल्यूशन चल रहा है और कौन कौन से पेपर में जो प्रश्न आ सकते हैं आने वाले आपका जो 25 फरवरी को विज्ञान का पेपर है उसमें कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं जो कि सीधे के सीधे पूछे जा सकते हैं और बार बार कौन कौन से प्रश्न रिपीट होते हैं उनके सभी के बारे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और आप देख सकते हो 2025 का जो पेपर है इसका सॉल्यूशन हम करेंगे 824 CO कोड का। और अपनी पेन पेंसिल कॉपी वगैरह निकाल लीजिए और जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उनको भी लिखना है और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस बताऊंगा आपको जो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा लेकिन मैं मेरी आवाज़ से आपको पता लगेगा तो उसको लिख लेना ज़रूर। एक्सप्लेन करने का मेरा काम है और लिखने का तुम्हारा काम है, ठीक है। और पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और सभी साथियों को शेयर कर दो, अपने जितने भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं ग्रुप जितने भी हैं उनको सबको शेयर कर दो। इस लिंक को अपने स्टेटस पर भी लगा लेना जिससे कि और सभी जितने भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 10th वाले उनको सबको बढ़ा हो सके, क्योंकि अंतिम समय में यही होता है, आपको पेपर देखना होता है कि पेपर आता कैसे है। हमने तैयारी तो बहुत कर ली, पूरा साल हमारे तैयारी में हो गया, लेकिन अब हमारे पास जो बचे हुए हैं 25 दिन, इन 25 दिन में हमें क्या करना है, तो हमें पेपर देखना है कि पेपर में कैसे कैसे प्रश्न देता है और किस तरीके के प्रश्न होते हैं, इनको देखना है तुमको, ठीक है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ इस चैनल पर कि आपको प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न कराए जाएंगे, बार बार आने वाले प्रश्न कराए जाएंगे और साथ ही साथ में और महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग शेयर कर दें, तो चलिए फटाफट। तो ये है आपका पहला प्रश्न। फिजिक्स के पहले क्वेश्चन होंगे, यानी 7 क्वेश्चन और फिर केमिस्ट्री के 6 और बायोलॉजी के 7 क्वेश्चन। तो पहले हम पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपका दिख रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो सीधा जो बनता है वो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनमें प्रतिबिंब हमेशा जो बनता है वो सीधा ही बनेगा। और आपको इसीलिए आंसर डी ध्यान रखना है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैं पढ़ दूंगा, आप टेंशन न लें। कह रहा है कि 2 सम प्रिज्मों पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण कैसी होगी। तो जो किरण है निर्गत होगी तो वो जो है कैसी होगी, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों, वो क्या कहते हैं, जब प्रकाश की किरण से जा रही है तो इसे श्वेत प्रकाश बोलते हैं। श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो जैसे प्रकाश की किरण आपतित होगी और वैसे ही इससे निकलेगी तो वो श्वेत प्रकाश ही होगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। और इस श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं, मैं आपको बता दूं। इसके लिए एक शब्द ध्यान रखना, विविगौर, लिख लो, VIBGOR, ठीक है, विविगौर शब्द से। सबसे ज़्यादा जो प्रकाश का विचलन करने वाला रंग होता है वो होता है वॉयलेट यानी बैगनी, और सबसे कम जो रंग है वो विचलन करता है वो लाल, ठीक है, यानी कम फैलता है। ज़्यादा फैलने कम कौन करता है, बैगनी। तो आपको इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बहुत बार रिपीट होता है ये वाला प्रश्न, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस के F तथा 2F के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो बनता है, ध्यान रखेंगे, सॉरी माफ़ कीजिए, डी ऑप्शन सही, वास्तविक, बड़ा और उल्टा बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, धुंधला है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकसी लेंस का उपयोग होता है। तो द्विफोकसी लेंस का उपयोग होता है जरा दृष्टि दोष में, यानी सी ऑप्शन। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को ना तो पास का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है। जब व्यक्ति की उम्र 50 से ऊपर हो जाती है तो उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो एक्सप्लेन को लिख लेना, मैं आपसे कह रहा हूँ, लिखना आपको आपका काम है, लेकिन लोग लिखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। और निकट दृष्टि दोष कैसे कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को निकट का पास का तो साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं, तो इसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और दूर दृष्टि दोष जो है इसमें दूर का साफ दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं, तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। लेकिन द्विफोकसी लेंस में प्रयोग होता है जरा दृष्टि दोष का, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।
प्रश्न 4 कह रहा है, तो यहाँ में कह रहा है मैच करवा रहा है, यानी इनके मात्रक दे रहे हैं और उनको मैच करना है। तो देखो ओम मीटर जो होता है वो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, यानी पहला तीसरे से मिलेगा। वाट जो होता है वो शक्ति का होता है, ठीक है। और वाट का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है, ध्यान रखना, बड़ा मात्रक जो होता है वो अश्वशक्ति होता है, ठीक है। 1 HP हाउस पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। ये से भी ध्यान रखना। और वाट भी होता है शक्ति का मात्रक। इसके बाद आ जाओ कूलाम। कूलाम का जो मात्रक होता है प्यारे साथियों, कूलाम का जो मात्रक होता है वो आवेश होता है, ठीक। और ओम का मात्रक होता है वो प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो ऐसे करके मिल रहा है। तो ओम मीटर प्रतिरोधा से और वाट जो शक्ति से, तो ऐसे मिलेगा, यानी पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा, यानी वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इनको लिख लेना, नेक्स्ट टाइम ये रिपीट होंगे 100%। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अगला कह रहा है कि 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित होगी। तो धारा पूछ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला होता है P बराबर VI। तो P का मान दिया गया ये 110, तो यहाँ 110 करोगे, बराबर V का मान दिया गया 220, तो 220 और गुणा I। अब इससे काट लो, तो 0 से 0 काट लिया, 11 से काटो इससे 2 बार, तो जब 2 बार काट दिया तो इधर बचेगा I बराबर लिख देंगे 1/2, क्योंकि दो बार कट गया, और इसका भाग देंगे तो 0.5 एम्पियर आएगा, और इसीलिए इसका आंसर जो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट 7वां प्रश्न, ये फिजिक्स का लास्ट में प्रश्न है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये सेट में कुछ ऐसा ही आया है। कह रहा है कि किसी धारावाही लंबी और प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो सभी जगह प्रणालिका के भीतर सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समान होता है, इसीलिए आंसर इसका बी होगा। तो लिख लेना, प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समान होता है, और चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं बाहर से, और अंदर से दक्षिण से उत्तर की ओर आती हैं, तो इसको भी लिख लेना, ठीक है। तो आपको जो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी को शेयर भी कर दें, लाइक करें, जिससे देखो नया चैनल है, आप जब तक नहीं इसको प्रमोट करोगे तो कैसे हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाएंगे, बढ़िया कंटेंट लाएंगे, पेपर का जो अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, और जिससे कि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके, समझ रहे हो। तो इसीलिए आप समझो, महत्वपूर्ण प्रश्न भी लाऊंगा मैं, खुद नोट्स आपके दूंगा, मैं खुद बना के दूंगा आपको, जिससे कि आप उससे अच्छे नंबर ला सकते हो 10th क्लास में, ठीक है। तो इसीलिए सबको शेयर करो अपने सभी भाइयों को, जितने भी साथ के मित्र हैं, और लाइक भी करते हैं। तो चलिए, अब ये तो हो गए फिजिक्स के, अब आते हैं केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री के पहला प्रश्न है केमिस्ट्री का, दिया गया है कि थोड़ा धुंधला है, माफ़ कीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निक प्रॉब्लम है। तो इसका पहला प्रश्न मैं पढ़ ही दे रहा हूँ। कह रहा है कि समजातीय श्रेणी का उदाहरण कौन सा है। समजातीय श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें CH2 का अंतर होता है और एक ही ग्रुप में होना चाहिए, यानी एक तो C बढ़ेगी, H2 बढ़ेगी। तो देखो जहाँ में C 1 है और H2 है, ठीक है, और सॉरी C 1 है यहाँ पर, इधर तो इधर 2 हो गई, सही है C, और H कितनी यहाँ पर 2, यानी सॉरी 4 है H, और यहाँ H कितनी है 6, तो यानी यहाँ CH2 का अंतर आ रहा है, तो ये तो सही है। ऐसे ही दूसरा चेक करते हैं, दूसरा दादा CH3OH और C2H5OH, यानी एक ही समूह है, OH वाला है। यहाँ H कितनी है, यहाँ 4 है, यहाँ H कितनी है 6, C कितनी है यहाँ 1, यहाँ कितनी 2, यानी सही है। तो ये भी समजातीय श्रेणी में आएगा, तो पहला और तीसरा इसका सही आंसर होगा, यानी A ऑप्शन, ठीक है। तो समजातीय श्रेणी समझ में आ गई, जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है और एक ही ग्रुप में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना, लिख लेना। अगला प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि एथेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या होगा। तो एथेनॉल यानी ऑल OH जिसके पीछे होता है, ठीक है, वो क्रियात्मक समूह होता है, तो यानी इसका आंसर C होगा। और एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, लिख लेना। अगला प्रश्न अगला क्या कह रहा है कि भैया थोड़ा बड़ा कर देना, थोड़ा धुंधला है, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग समझते रहे चलें। कह रहा है कि 1 विलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो विलियन का pH होगा। तो लाल को नीला करता है, तो यानी ये क्षार करता हुआ, ठीक है। क्षार की परिभाषा क्या होती है, जिसका स्वाद जो होता है वो तीखा होता है और साबुन की तरह से होता है, और यह लाल को नीला कर देता है। और हमने पढ़ा है pH मान, जो pH मान जो होता है, ध्यान रखेंगे, pH जो मान होता है, pH पैमाना जो दिया वो सोरेनसर ने दिया है, ध्यान रखेंगे, सोरेनसर व्यक्ति हुए थे, उन्होंने pH पैमाना दिया है। और जो pH पैमाना जो होता है वो 6 से pH पैमाना जो होता है वो 0 से 14
तक होता है, यानी 0 से 7 तक अम्लीय होता है और 7 से 14 तक क्षारीय होता है। तो पहचान कर लो। तो पहचान करेंगे यहाँ पर, तो 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय आएगा। तो क्षारीय है जी, लाल को नीला करना, तो यानी इसका डी आंसर सही होगा। तो ध्यान रखेंगे। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है कमेंट करके बताना। आगे अगला प्रश्न कह रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो जो है कैल्सी ऑक्सीक्लोराइड, जिसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्रंजक चूड़, यानी इसका ये आंसर सही है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है पीओपी का? तो पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 और हाफ H2O, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। धावन सोडा का होता है Na2CO3 इन 10H2O, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी हाँ मैंने ब्लीचिंग पाउडर इसका आंसर सही होगा सी, ठीक है। मैंने बेकिंग सोडा पर आंसर टिक कर दिया, माफ़ करना। यानी इसका ब्लीचिंग पाउडर होगा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, जिसे व्यंजक चूड़ कहते हैं। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। तो आपको मैंने चारों फार्मूले बता दिए, चारों को लिखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो यह क्रिया है। तो देखो जिंक जो है Zn है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4, ठीक है। और इससे जब क्रिया कराई जाएगी इस तरह से, तो यहाँ पर जो अधिक अभिक्रियाशील है तो यहाँ हाइड्रोजन को हटा देगा, तो बन जाएगा ZnSO4 और प्लस H2 यानी गैस निकल जाएगी। तो ये इसको विस्थापित कर रहा है कि ज़्यादा अभिक्रियाशील है जिंक, तो यानी ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको सी आंसर इसको ध्यान रखना है। और यही प्रश्न अगले शिफ्ट में यही पूछा जा सकता है कि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होगी तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एडिशनल प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न 13वां कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड, तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे बोलते हैं? तो जिसकी अम्ल और क्षार दोनों क्रिया होती है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो जो दो होते हैं जिसमें जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, आपको ध्यान रखना। यानी Al2O3 ये भी होता है उभयधर्मी ऑक्साइड और ZnO भी होता है, लिख लेना। अगला प्रश्न आगे, प्रश्न आपके जो हो गया केमिस्ट्री के। अब आ गया आपका लास्ट बायोलॉजी का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भैया जल और खनिज के संवहन के लिए क्या उत्तरदायी है? जल और खनिज को जो पौधों तक पहुंचाना किस काम होता है? तो जाइलम का काम होता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। तो ट्रिक भी है, ज से जाइलम, ज से जल। और फ्लोएम का काम क्या है? फ से फूड, फ से फ्लोएम। यानी फ्लोएम जो होता है वो पेड़ पौधों में भोजन को भेजने का काम करता है। फ से फ्लोएम, फ से फूड, याद कर लेना। और ज से जल, ज से जाइलम हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा पौधों में जल की हानि से संबंधित है। जल की हानि संबंधित है। जब पौधों में जल की हानि होगी तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे वो स्टोमेटा, रंध्र जो है प्रभावित होंगे, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखते हैं। पहला ऑक्सिन पादप हार्मोन है जो कि पेड़ पौधों के जो शीर्ष भाग होता है उसमें वृद्धि करता है। जिब्रेलियन ये तनाव में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। ये तीनों ही कैसे हैं? पादप हार्मोन है, इसीलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 17 कह रहा है गुलाब के पौधों को उगाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो देखो इसमें कायिक प्रवर्धन भी होगा, ठीक है, कायिक प्रवर्धन जो कि ब्रायोफिलियम पौधा करता है। कई बार पेपर प्रश्न आता है ब्रायोफिलियम पत्ता जो होता है, ब्रायोफिलियम जो पत्ते के द्वारा से प्रजनन करता है, तो इससे भी हो सकता है, मुकुलन से भी, पुनर्धवन, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 18वां कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो उत्सर्जन तंत्र किसे बोलते हैं? जिसमें नाइट्रोजन अवशिष्ट जो है बाहर निकलते हैं उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और भाग नहीं पूछ रहा है तो देखो उसमें वृक्क भी होता है, ठीक है, किडनी जिसे बोलते हैं, वक्राणु जिसे नेफ्रॉन बोलते हैं ये भी होता है, और वुमेन संपुट भी होता है, लेकिन न्यूरॉन नहीं होता है, ये तो उसमें होता है तंत्र का तंत्र, इसलिए इसका आंसर डी होगा। तो अगला प्रश्न चलते हैं 19वां कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को दर्शाता है? तो गोल बीजों को दर्शाता है बड़ी आर, ठीक है, बड़ी आर, इसका आंसर सही हो जाएगा गोल बीजों को। और झुर्रीदार बीज पूछता
तो छोटी आर हो जाती है। कैसे हो जाती? छोटी आर हो जाती है। ठीक है। और पीला पूछेगा तो बड़ी बाई हो जाएगा, और नीला पूछेगा तो छोटी बाई हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये भी लिख लेना। ठीक। अगला प्रश्न आगे आगे लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। कह रहा है कि निम्न में से कौन गैर जैव निम्नीकरण का पदार्थ है? तो पहले सुन लो, जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? जिस जो कि ऐसा अवशिष्ट जो आसानी से जो कि डिजॉल्व हो जाए, गल जाए, ऐसा कचरा जो आसानी से गल जाए, जो कि घर का जो कचरा होता है जैसे साग सब्जियों वगैरह, तो उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं, आसानी से गल जाए। और गैर जैव निम्नीकरण जो होते हैं जो कि आसानी से नहीं गले। ठीक है। तो पूछा गैर, यानी इसी को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल कौन सा है? तो देखो, हरे पौधे ये सड़ गल जाते हैं, तो ये तो जैव निम्नीकरण में आते हैं। लकड़ी भी आती है, सब्जी भी आती है, लेकिन प्लास्टिक की थैली कभी भी नहीं गलती है। ठीक है। आपको 10 साल बाद अभी गाड़ दो, 10 साल बाद निकालना तो ऐसे निकलेगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण मैंने आपको प्रश्न कराए हैं 824 सेट के, तो आपको ध्यान रखना है। CO सेट के मैंने सॉल्यूशन कराए हैं, और 20 क्वेश्चन थे, 20 के मैंने कम से कम 20 एक्सप्लेन करें। आपको लगा 40-45 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनोगे, देखोगे और कॉपी में लिखोगे। ठीक है। तो ऐसे ही आप मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताएं, और सभी को शेयर जरूर करें। जितने भी बोर्ड एग्जाम 10th की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट दिन बचा है, लास्ट दिन में यही काम होता है कि पेपर देखना होता है कि पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं, और उनका एक्सप्लेन करना, आपको एक्सप्लेन सुनना है कि उससे संबंधित कैसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, आप कमेंट करके मुझे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। धन्यवाद। जय जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।